नमस्कार। कलाकारों की दुनिया स्टूडियो खैरागढ़ से मैं सावन। हमारा कार्यक्रम खैरागढ़ के रत्न के चौथे संस्करण को लेकर फिर से प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने। प्रारंभिक कुछ जानकारियाँ आपको देनी आवश्यक है। आप जितने सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने दर्शक जुड़े हुए हैं, कृपया इस कार्यक्रम में कमेंट में आप अपने सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप चाहें तो इस कार्यक्रम को शेयर करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। आज बहुत आपके चिर परिचित, आपके अपने, हमारे शहर के बहुत लाडले एक ऐसी शख्सियत से आपको आज भेंट करवाऊंगा जिनसे भेंट करके आपको बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी। सबसे पहले जैसा कि हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, प्रारंभ होता है, हमारे इस कार्यक्रम खैरागढ़ के रत्न का परिचय गीत हम लोग शुरू में करने की हमारी परंपरा है। तो परिचय गीत चलिए मैं प्रारंभ करता हूं और उसके बाद फिर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हम लोग करेंगे। चलिए। मैं अपने सहयोगी अभिषेक अग्रवाल जी से कहूँगा, शायद थोड़ा सा तकनीक से संबंधित थोड़ी समस्या आ रही है, उसको ठीक करके परिचय गीत को बहुत जल्दी से हम लोग अभी प्रारंभ करते हैं। चलिए। माटीला छोड़े जान जाना, माटीला छोड़ी दे हस जावत हस जा रे बेटा, जल्दी ते लहुट के आना। लाला जल्दी ते लहुट के आना। इही माटी मरे बेटा खेले कूदे हवसगा, माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के कर जा चुकाना। जल्दी ते लहुट के आना।
ये भुइया के लालन बेटा तैं तो सिधवा लाल रे, इहे कर्म है इहे धर्म है इहे गंगा धाम रे। ये भुइया के लालन बेटा तैं तो सिधवा लाल रे, इहे कर्म है इहे धर्म है इहे गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन छूटे रे संगी, भुइया ले रिश्ता निभाना। लाला भुइया ले रिश्ता निभाना, जल्दी ते लौट के आना। चलिए आज के खैरागढ़ रत्न का हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज जिन शख्सियत से आपकी भेंट मैं करवाने वाला हूँ, आप उनसे भली भांति परिचित हैं, उनसे आपकी रोज़ भेंट भी होती होगी, और कभी कहीं स्वास्थ्यगत कहीं कुछ परेशानी आपको आई होगी इस खैरागढ़ नगर में, तो बिल्कुल हमें इस बात का बहुत विश्वास है कि आप ज़रूर एक न एक बार उनके पास ज़रूर आपने उनके पास गए होंगे। आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर प्रशांत झा जी। स्वागत है सर, सादर नमस्कार। खैरागढ़ के समीप ग्राम इटार में 5 जनवरी सन 1957 ये वो दिन था जब डॉक्टर साहब का जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार में डॉक्टर साहब का जन्म हुआ। पिता स्वर्गीय श्री नरेश दत्त झा जी पेशे से गांव के जमींदार थे। जमींदार परिवार में आपका जन्म हुआ। माँ स्वर्गीय श्रीमती रुद्रेश्वरी झा जी गृहिणी थी। इन दोनों के परिवार में तीसरे संतान के रूप में आपका जन्म हुआ। जन्म जमींदार परिवार में हुआ था। जमींदारी का दौर था, वो दौर भी जमींदारी वाला था। यह बताना बड़ा रोचक है कि कहीं पर भी आप डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व में जमींदारी वाली चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। वो बात, वो ज़मींदारी का एक जो शायद गलत शब्द का उपयोग मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करना चाहिए, वो जो रौब होता है वो आपको बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगा। चलिए, मैं बहुत सारे और छोटे छोटे परिचय से आपको रूबरू करवाता रहूँगा। भेंट करते हैं आज के हमारे अतिथि डॉक्टर प्रशांत झा जी से। सर, हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का क्रम तैयार किया है सर आपके लिए। वो प्रश्न मैं क्रमवार आपके सामने पेश करूंगा सर, प्रस्तुत करूंगा। आप जैसा चाहें उन प्रश्नों का उत्तर आप बिल्कुल निसंकोच और स्वच्छंद होकर आप उन प्रश्नों को हैंडल कर सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं सर। बतौर चिकित्सक आपकी बहुत प्रसिद्धि है सर। सारा जीवन उसी सेवा काल में आपका बीता है। आपने लोगों को बतौर चिकित्सक सारा जीवन आपका बीता है उसी सेवा में सर। आपने बहुत स्वास्थ्य लाभ लोगों को प्रदान किया है। जी जी। एक चीज़ और, लोग तो परिचित हैं, खैरागढ़ के लोग परिचित हैं, खैरागढ़ के बाहर के लोग भी हमें देखते हैं, तो आपको यह बताना बड़ा आवश्यक है कि डॉक्टर साहब का सारा जीवन सेवा भावी जीवन बीता है। चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर के रूप में इनका सेवा काल रहा।
लेकिन कहीं पर भी उसमें व्यावसायिकता का पुट आपको नज़र नहीं आता है। जब इनके जीवन का विश्लेषण आप करेंगे तो हमेशा सेवा भाव को सर्वोपरि रखकर इन्होंने काम किया है। हम जो यहाँ खैरागढ़ के रहने वाले हैं, हमने तो अपनी आँखों से इन चीज़ों को देखा है और पाया है, सदैव पाया है। यदि आपके पास डॉक्टर साहब की फ़ीस देने के रुपये भी यदि आपके पास नहीं हैं तो आप निसंकोच डॉक्टर प्रशांत झा जी से भेंट भी कर सकते हैं और अपना इलाज भी करवा सकते हैं। ये परंपरा सदैव रही है सर, और ये बड़ी अनमोल चीज़ हम लोग पाते हैं। इसी माटी के आप लाल हैं, यहीं के जन्मे, और यहीं आपने बहुत लंबा सेवा काल अपना बिताया है सर, और यहाँ के लोगों को अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। जी जी। तो सर, बतौर चिकित्सक तो आपका जीवन बीता है, प्रसिद्धि है। एक परिचय और जिससे बहुत लोग रूबरू हुए हैं, जानते हैं, साहित्यकार के रूप में भी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी पहचान आपकी है सर। खैरागढ़ में पाठक मंच को पुनर्जीवित करने में आपका बड़ा योगदान है सर। पाठक मंच कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलोपित हो गया था, उसको पुनर्जीवित करके उसमें प्राण फूंकने का काम आपने किया है। और आज परिचय में आप देख भी रहे होंगे, वरिष्ठ संयोजक हमने उसमें लिखा हुआ भी है। तो आप बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से पाठक मंच खैरागढ़ का संयोजन का कार्य भी देख रहे हैं सर। वहीं से एक सवाल उत्सुकता जागृत होती है सर कि पाठक मंच के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप हमें दें कि वो पाठक मंच कब से खैरागढ़ में संचालित है और आप उसके सदस्य कब बने, और वर्तमान में कौन कौन सदस्य उसमें शामिल हैं सर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। वस्तुतः आदरणीय सोनी जी। जी सर। मेरे परिचय में आपने जैसा बताया, तो इसके बारे में तो मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है, और एक चिकित्सक के नाते और मेरी सेवा का आकलन आप लोगों को करना है, लोगों को करना है, और वही मेरे लिए सदैव से एक बहुत बहुमूल्य निधि रहा है जी। अब उसको किस ढंग से मेरे नगर के लोग, मेरे आसपास के लोग और मेरे लोग लिए, वो तो आप लोगों के विचार का विषय है जी। पाठक मंच को समझने के पहले मैं थोड़ा सा आदरणीय सोनी जी इसके गहराई में, डेप्थ में जाना चाहता हूँ जी। दरअसल क्या है कि पाठक मंच जो है वो प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक अंग है, समझिए। प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक विचार ये था कि सत साहित्य अधिक से अधिक लोगों में के बीच जाए, उसका प्रचार प्रसार हो, लोग उससे जुड़ें और उसका लाभ लें, एक सुसंगत समाज का निर्माण हो। उस उद्देश्य से प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन और के हिस्से के रूप में खैरागढ़ में पाठक मंच की स्थापना का जहाँ तक सवाल है, तो ये इसका एक निश्चित तिथि तो बचा पाने में थोड़ा सा वो कठिनाई है, लेकिन 70 से 76 का जो समय था उस बीच में जब डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव यहाँ आए और विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रोफेसर के पद पे अपनी ज्वाइनिंग दी, उस समय इसके गठन का पता चलता है। हाँ। उस समय तो हम लोग जुड़े नहीं थे। हाँ। लेकिन ये वही काल था, इसमें बीच में कोई काल रहा होगा। और प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रतिष्ठा के बारे में मैं चंद मिनट में आपको बताऊंगा। हाँ सर। हाँ। कि ये जो प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन है, इसमें कितने बड़े लोग जुड़े रहे और ये राष्ट्रीय स्तर में कितनी महत्व की संस्था है। हाँ सर जी। तब हम अपन पाठक मंच के बारे में बता पाएंगे कि उसका अंग होना कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है जी। देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम स्थापना हुआ है 10 अक्टूबर 1910 को इलाहाबाद में। 1910 में। ये 100 वर्ष की यात्रा पे अपन निकलते हैं। हाँ, और एक 2-4 मिनट में इसको पूरी करते हैं। 100 वर्ष की यात्रा। जरूर सर जी। 1910 में इसका हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। उसका पहला अधिवेशन 30 मार्च 1918 को रायपुर में हुआ जी।
उसकी अध्यक्षता पंडित प्यारेलाल मिश्र बैरिस्टर तथा आगे चलकर केंद्रीय धारा सभा के सदस्य ने की थी। जी। इस आयोजन को सफल बनाने में पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे तथा नगर के साहित्यकार, साहित्यानुरागियों, स्वतंत्रता सेनानियों और शिक्षकों ने रुचि ली। जी। अब इसकी महत्व को समझिए आप, कैसे मनीषी लोग जुड़े हुए थे इससे। और ये प्रथम अधिवेशन बहुत सफल रहा। जी। इस लंबी यात्रा में दूसरा मैं आपको बताऊं कि प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का फिर 5वां अधिवेशन 4 मार्च 1992 को पंडित रविशंकर शुक्ल जी की अध्यक्षता में जबलपुर में हुआ। जी। मध्य प्रदेश सम्मेलन की गतिविधियां बढ़ रही थी, रायपुर भी पीछे नहीं रहा। जी। सन 1939 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का 8वां सम्मेलन रायपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन रायगढ़ नरेश चक्रधर सिंह ने की और सम्मेलन का उद्घाटन पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया। प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में ऐसे मनीषी लोग तब जुड़े हुए थे। देश आज़ाद हुआ। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन 1954 में दुर्ग में हुआ। सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामकुमार वर्मा इसके मुख्य अतिथि थे। 1955 में गोंदिया में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। ये कुछ इनके क्रम है, मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। हाँ, फिर अपन छत्तीसगढ़ पहुँचेंगे। हाँ जी सर जी। आगे बढ़े तो 1956 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया गया। जी। विदर्भ का हिस्सा महाराष्ट्र में मिला दिया गया। जी। उसके बाद 1958 में जी सोनी जी भोपाल में नवगठित मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। नवगठित पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें मुख्य अतिथि थे। क्या बात है सर, क्या बात है। नवगठन उसका किया गया सर। किया गया क्योंकि अब वो विदर्भ का था, वो अलग चला गया। हाँ, फिर मध्य प्रदेश बना, बरार अलग हुआ। जी, जी। पहले प्रयाग से चलता था। हाँ, तो इस तरीके से ये 100 वर्ष की यात्रा है। जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके मुख्य अतिथि थे। विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे ने समारोह की अध्यक्षता की। हाँ जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, स्वागताध्यक्ष, मायाराम सुरजन स्वागत मंत्री थे। मायाराम सुरजन साहब भी वहाँ पहुँचे, उनका वहाँ प्रवेश होता है। और इन हस्तियों के बारे में सोचिए। और ये हिंदी प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक अंग आयोजन था। जी जी जी। और बहुत सारे नामी गिरामी और नामी चीन लोग इसमें सम्मिलित हुए, उनका उद्बोधन हुआ। जी। तो अपन उसमें ना जा करके इनकी गतिविधियों में जाएं। हाँ। और मेरा इसका बताने का मतलब ये है कि प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में कैसे कैसे लोग शिरकत किए। हाँ। और उनकी महती उपस्थिति रही। बहुत आवश्यक था सर आपका यह बताना। दर्शकों को भी एक नई जानकारी आज आपके माध्यम से सर प्राप्त हो रही है। जी। अच्छा, इसके बाद अपन 1972 में आते हैं। अक्टूबर माह में नांदगांव में हाँ। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन करने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने इसकी जवाबदारी ली। अच्छा, मिश्र साहब। अपन राजनांदगांव आ गए। जी। राजनांदगांव अधिवेशन में सम्मेलन के संविधान में संशोधन की बात उठी। सम्मेलन के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री जी ने हामी भरी। नांदगांव अधिवेशन में हरिशंकर परसाई, मायाराम सुरजन जी, प्रांत के अन्य भागों के वरिष्ठ व युवा साहित्यकार इकट्ठे हुए। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ व युवा साहित्यकारों की भागीदारी उल्लेखनीय रही। 1976 के मई माह में विदिशा में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। जी। यह ऐतिहासिक अधिवेशन था। ऐतिहासिक इस अर्थ में कि बड़ी संख्या में पूरे राज्य के वरिष्ठ व युवा साहित्यकारों ने अपनी उपस्थिति दी। हाँ। अब अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम जी ने किया। उनका उद्घाटन भाषण उच्च कोटि का था। विदिशा अधिवेशन में मायाराम जी सुरजन सर्वसम्मति से सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जी।
विदिशा सम्मेलन चला, फिर अपनी गतिविधि चलते रहती थी जैसा था। अब आते हैं 1984 में, खैरागढ़ में 1984 में साहित्यकार डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव के नेतृत्व में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा ऋतु संहार नामक अनोखा साहित्यिक आयोजन किया गया था। ऋतु संहार। ऋतु संहार जी 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 1984 में। जी जी जी। इसके पहले 1982 में रायपुर के पास पांडुका में भी हुआ था। 1994 में आदरणीय मायाराम जी का आकस्मिक निधन हो गया। सम्मेलन के साहित्यिक जगत में घोर दुख का वातावरण फैला। अक्षय कुमार जैन जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे सम्मेलन की कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। सागर में सम्मेलन रखा गया। उसके बाद 29 मार्च 1995 सत्यनारायण धर्मशाला में जो आयोजन हुआ उसमें श्री ललित सुरजन को उपाध्यक्ष बनाया गया था और राज्य के विभाजन छत्तीसगढ़ राज्य अलग गठित किए जाने पर श्री ललित सुरजन को छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य सम्मेलन गठित करने का दायित्व दिया गया। ललित सुरजन ने इस पर सक्रियता के साथ शुरू किया। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ व युवा साथी को लेकर 2001 में छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का विधिवत गठन किया गया। उसके बाद पाठक मंच का जो है गठन, वो तो पूर्व मध्य प्रदेश के काल में था, क्योंकि वो 1970 से 76 के बीच का है। क्योंकि उस वक्त छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, इसलिए वो मध्य प्रदेश से संचालित होता था। और छत्तीसगढ़ के बनने के बाद जब आदरणीय ललित सुरजन जी, स्वर्गीय ललित सुरजन जी इसके अध्यक्ष बने, तो फिर पाठक मंच का फिर से पुनर्गठन हुआ और स्थापना विस्तार हुआ। ये बात मेरी भी जानकारी में नहीं थी सर, और ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि चक्रधर सिंह साहब भी जुड़े, नेहरू जी तो जुड़े ही थे। आपने कही कि नाद गांव में हरिशंकर परसाई जी का आगमन हुआ था। ये वो लोग हैं सर, हम तो बच्चे हैं। हम लोगों ने इनके साहित्य को पढ़ पढ़ कर शिक्षा ग्रहण की है किताबों में, और इनको किताबों में ही पाया है। तो नाद गांव संस्कारदानी शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो माटी साक्षी है ऐसे मूर्धन्य कवियों के साहित्यकार की उपस्थिति का। बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छी जानकारी आपने उपलब्ध करवाई सर, बहुत शानदार। सर आपके परिचय के क्रम में आपको बहुत से लोग मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती आप लोग सर जुलाई में 31 जुलाई को शायद बहुत अच्छे से आप लोग उसको मनाते हैं, जिसका संयोजन आपके द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा उसमें प्रकाश आप डालिए सर कि वो किस स्वरूप में आप उसका आयोजन करते हैं और वो कैसा आयोजन होता है। सोनी जी, पाठक मंच खैरागढ़ के लिए बड़ा गर्व का विषय है जी। मेरे सम्मानीय साथियों के मार्गदर्शन और उनके सहयोग का हम लोगों को लिए बड़ा गर्व का विषय है। हुआ ये कि पाठक मंच की गतिविधि पहले तो बड़े अच्छे ढंग से संचालित थी, लेकिन संयोजन के क्रम में कुछ ऐसी बातें आईं कि हम लोग विचार किए कि अब साहित्य को गांव की तरफ भी ले जाना चाहिए जी। और हम लोगों ने एक नारा दिया, चलो गांव की ओर। चलो गांव की ओर। और ये चलो गांव की ओर का नारा सोनी जी हम लोग दिए 6 जून 15 को ग्राम इटार में। अच्छा जी। पहला एक गीत यामिनी का कार्यक्रम हुआ। गीत यामिनी नहीं था, उसकी तिथि निकल गई थी। कबीर जयंती का दिन था, उस दिन हम गांव में पहला कवि सम्मेलन किए और बड़ी अपार सफलता थी। उसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा जी। उस क्रम में फिर
प्रेमचंद जयंती मनाने के लिए प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन रायपुर से हम लोगों का विचार विमर्श हुआ और 31 जुलाई को हम लोग प्रेमचंद जी की जयंती के दिन इसको गाँव में चर्चा कराने के लिए कार्यक्रम तय किए हैं जी। और उस क्रम में मैं आपको बताऊं और कुछ मेरे पास उसके कटिंग्स और उस न्यूज़ से संबंधित बातें हैं। हम लोग जब इस आयोजन को शुरू किए तो प्रथम सोपान में ही हम 177 गाँवों में जी इसको कराने में सफल रहे एक साथ। क्या बात है सर। और इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जो लेके आया हूँ जी। कुछ हमारे वरिष्ठ साथी ये बोले कि भारतवर्ष में यह अपने आप में एक अनोखा और पहला कार्यक्रम है भारतवर्ष में जी। और इस कार्यक्रम को दूसरे प्रांतों ने भी अपनाया। राजस्थान में इसे सृजन ग्राम की ओर के नाम से, अच्छा, चलो गांव की ओर जो यहाँ नाम था उसको सृजन गांव की ओर, सृजन ग्राम की ओर के नाम से स्वरूप में वहाँ उसको प्रारंभ किए। और इस तरीके से हम लोग स्कूल और गाँवों में चौपाल में उसके फोटोग्राफ भी हैं मेरे पास जी। इस आयोजन को संपन्न करवाए और 300 गांवों तक हम लोग पहुँचे। क्या बात है सर। बीच का जो कालखंड था कोरोना का, उसमें कुछ व्यवधान आया जी, बीच में हो भी नहीं पाया। इस तरीके से और बड़ा सफल कार्यक्रम था ये खैरागढ़ पाठक मंच का जी। इसकी चर्चा प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के जितने वरिष्ठ पदाधिकारी थे सब अपने मंचों से रायपुर या उनको जिस अधिवेशन में अवसर लगा उन्होंने इस बात की चर्चा की और हमको प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन दिया। तो ये एक बड़ा अभिनव कार्यक्रम था सोनी जी और अपने आप में नया कार्यक्रम था और बहुत चर्चा है सर लोगों के बीच। आपके द्वारा जो संयोजित प्रेमचंद जयंती आप लोगों ने शायद नाम दिया हुआ है और उसकी बहुत चर्चा है कि वो बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजन आप लोगों के द्वारा होता है सर, पाठक मंच के द्वारा। आप सर पाठक प्रेमचंद जयंती के संदर्भ में मैं पूछ रहा था तो उस कड़ी में आपने बात की चलो गांव की ओर। मेरा अगला सवाल भी उसी चलो गांव की ओर के ऊपर ही था। उसी के बारे में मुझे विस्तार से जानने की थोड़ी सी हमारे दर्शकों को भी जिज्ञासा थी। तो चलो गांव की ओर जो आपका कार्यक्रम रहा उसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालें सर। खैरागढ़ में आमतौर से जो पाठक मंच की बैठकें होती थीं, जी हाँ जी हाँ, हमारे वरिष्ठ और बड़े विद्वान जो साहित्यकार थे उनके साथ हम लोग संपन्न किया करते थे। मेरा पदार्पण जब हुआ रायपुर से मेरे को संयोजन की दायित्व दिया गया जी 2008 में जी। तो मैं वरिष्ठ हमारे स्वर्गीय गोरेलाल जी चंदेल, आदरणीय जीवन यदु जी, विनय शरण जी, कमलाकांत जी पांडे, टी.के. चंदेल, संकल्प यदु जी से सबसे चर्चा किया और एक बात उनके सामने रखा कि हम लोग जिस ढंग से अभी साहित्य की चर्चा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमसे लोग जुड़ें और इसका प्रसार हो तो इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा जी। तो क्यों ना हम इसमें थोड़ी तेज़ी लाएं। तो एक विचार विमर्श में निकला कि ठीक है इसको तेज़ी लाना चाहिए, क्या किया जाए। तो मैं बोला गांव में भी इसका आयोजन होना चाहिए और गांव की जो प्रतिभाएं उसको भी हमको जोड़ना चाहिए और सामने लाना चाहिए, स्थान देना। हाँ जी। सब मिलके इसका नाम फिर चलो गांव की ओर दिए और वरिष्ठ जो हमारे साथी लोग हैं इसमें मुहर लगाए। मुहर लगाने के बाद तब तक समय निकल चुका था, जून का महीना था, 2015 था। हमारे गांव में वरिष्ठ समाज सेवी पंडित मेहर झा, पंडित ओम झा जी से मैं चर्चा किया जी। और मैं बोला कि भाई पाठक मंच खैरागढ़ की ऐसी मंशा है, हम गांव में कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। उन्होंने सहर्ष मदद की जी और मैं आपको बता रहा हूँ सोनी जी, इतना सफल आयोजन हुआ जी कि उस आयोजन के बाद दिल्ली से निकलने वाला जो अक्षर पर्व का
मुखड़ा है पूरा इस आयोजन के समाचार से भरा हुआ था। क्या बात है सर। उसको कभी आप अवलोकन करेंगे तो देखेंगे। स्वर्गीय ललित सुरजन जी उसमें लिखे कि उन्होंने तो बहुत महानगरों में भी बहुत आयोजन किए थे, सब किए थे, लेकिन गांव में उस आयोजन की वो पहली कड़ी थी। तो वो लिखते हैं कि उस दिन गांव का सब टेलीविज़न बंद था, लोग घरों की छतों में बैठे थे, जी जी, गाड़ा गाड़ी होता है उसके चक्के में बैठे थे, अरे और अद्भुत आनंद लिए। हाँ हाँ, रात के 2 बजे फिर 2 बजे तक चला वो कवि सम्मेलन के बाद एक पुस्तक की समीक्षा थी, उसको भी लोग सुने, और उस दिन पूरी टेलीविज़न बंद था। तो जो हमारा पहला आयोजन था वो इतना सफल रहा कि उससे हम लोग प्रोत्साहित हुए, और इसको लगातार उसके बाद आज हमारा 10वां 11वां पड़ाव है आदरणीय सोनी जी इस ब्लॉक में, खैरागढ़ ब्लॉक में जी। और निरंतर फिर वहाँ से पेंड्री ग्राम में, मुढ़ी पार में, बीजेतला में, भदेरा में, ऐसा करते हुए खैरबना में, विक्रमपुर में वो यात्रा अनवरत अभी अनवरत अभी भी जारी है। अभी भी जारी है। जी जी। बड़ा कवि लोगों का मान दान के साथ सम्मान हुआ ग्रामीण परिवेश में जी। डोर छेका गया, आरती उतारी गई, बाजा गाजा फूल माला, जितना अभी भी जब हमारे कवि 12 तारीख को जाते हैं जी हाँ जी हाँ, और कवि सम्मेलन के लिए, तो उनका बड़ा सम्मान होता है और विशुद्ध साहित्य को लेके कवि सम्मेलन संपन्न होता है। इसका आयोजन 12 फरवरी सरोजनी नायडू की स्मृति में, उनकी जयंती की स्मृति में होता है। 12 फरवरी ही निर्धारित है। जी जी। आपसे पहले वाले ये खैरागढ़ रत्न का हमारा 4था संस्करण है सर। तीसरे संस्करण में बतौर अतिथि हमारे साथ उपस्थित थे श्री विनय शरण सिंह जी। तो उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि गाँवों में जब हम लोग पहुँचते हैं बतौर साहित्यकार, और जब कोई आयोजन साहित्य से संबंधित होता है, तो ये बड़ा समाज के लिए भी बड़ा प्रेरणादायक है कि गांव के लोग बड़ा रुचि लेकर कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और रात भर बैठकर कविता पाठ भी सुनते हैं, साहित्य का भरपूर आनंद लेते हैं। शायद मनोरंजन की चीज़ों में उतना उनका रुझान नहीं होता है जितना साहित्य को वहाँ स्थान मिलता है। तो इस बात को बताकर बड़ा प्रफुल्लित भी हो रहे थे। वही बात आज आपने कही कि गाड़ा बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के लोगों ने टीवी बंद करके, बहुत प्रसन्नता होती है सर कि साहित्य संपन्न हो रहा है और दिन प्रतिदिन कितनी प्रगति कर रहा है, अंतिम इकाई तक पहुंच रहा है। आप सबका प्रयास बहुत सफल हो रहा है सर। कहीं न कहीं पुरुषार्थ बहुत अच्छे परिणाम तक पहुंच रहा है सर। इस बात की आपको बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए, दोनों कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। सवालों के साहित्य से थोड़ा सा निकल के आपके फील्ड में, आपके विषय में आता हूँ सर। चिकित्सा आपका मूल विषय रहा है। शुरू से आपने चिकित्सा के क्षेत्र में ही अध्ययन किया, चिकित्सा के ही आप विद्यार्थी भी रहे। सारा जीवन आपका चिकित्सा में बीता है सर, और लोगों की सेवाओं में बीता है। अभी आप सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, सारा सेवा काल भी आपका लगभग पूरा पूर्ण हो चुका है। तो एक बड़ा लंबा चिकित्सा से संबंधित, समाज में चिकित्सा से संबंधित अनुभव आपका जुड़ा हुआ है। तो मेरा सवाल वहीं पर ये था सर आपसे कि चिकित्सा को लेकर आपका अनुभव इस पूरे कार्यकाल में कैसा रहा? कुछ अच्छा, कुछ खट्टे, कुछ मीठे? कभी कहीं आपको कुछ उसमें नकारात्मक चीज़ों का एहसास भी होगा, सकारात्मक पक्ष भी थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। और कम से कम हमारे यहाँ समाज को आप चिकित्सा विषय पर आप अपने कुछ सुझाव भी आप लोगों को प्रदान करें। जी सोनी जी, क्या है, आधुनिक समाज जो है जी, आज हमको तकनीकी से बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं और प्रगति की सोपान में उन सुविधाओं के साथ साथ हमारा जो जीवन का क्रम है, हमारा जो परिवेश है, जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन आए हैं। आजकल यांत्रिक सुविधाएं इतनी हो गई हैं जी
कि हम लोग और जीवन का क्रम ऐसा हो गया है आपाधापी का कि हम लोग अपने जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सहारा लेने लग गए हैं। जी। हमको कहीं जाना है तो मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं, कहीं जाना है तो गाड़ी का उपयोग करते हैं, संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। हमारी शारीरिक गतिविधि जो है हाँ वो कम हो गया है जी। तो उसके कारण कुछ नई तकलीफ़ें आ गई हैं समाज में जी। और वो ऐसी तकलीफ़ें हैं कि जब एक रोगी मरीज या वो चिकित्सक के पास आता है जी। तो बड़ी उम्मीदों से और आशा से आता है, लेकिन चिकित्सा की भी अपनी एक सीमा है। हाँ। अब मैं तो अपने चिकित्सा व्यवसाय में अपने आने वाले रोगियों के लिए जब उस दिशा में उस स्थिति में उनको देखता हूँ तो मेरे को बड़ी पीड़ा होती है। हाँ सर जी। और मेरा अंतर्निहित जो भावना है वो कांप जाता है कि कैसे हम इनको ठीक करें, लेकिन हमारी एक सीमा है। स्वास्थ्य लाभ दें जी। स्वास्थ्य लाभ दें, इनको ठीक करें। जी जी। तो आदरणीय सोनी जी, हाँ सर, बहुत तरीके से उनको जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो हमारे उपचार के क्रम हैं उससे तो करते हैं, उनको मानसिक सांत्वना भी दिया जाता है जी। और इस बात के लिए ज़रूर प्रेरित करता हूँ कि भाई अपने आप जीवन को बजाय चिकित्सा के बचा के रखिए, आपको चिकित्सक के पास जाना ना पड़े। ये ज़्यादा अच्छी उक्ति है जी। और इसको यदि आप थोड़ा सा फॉलो करें, इसको माने तो अधिक स्वस्थ रह सकते हैं जी। इस तरीके से उनको। और कभी कभी किसी घर में एक ही पुत्र है और वो ऐसे लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो उसके जो परिवारजन आते हैं और उनकी ललायित मुद्रा और उनका जो कष्ट है उससे बड़ा मर्मांतक हो जाता है आदमी। लेकिन क्या करें, उसको जिस विधि से जहाँ वो ठीक हो सकता है अपनी तरफ से उसको चिकित्सा देके या उसको और उच्च चिकित्सा की ज़रूरत है तो उसकी प्रेरणा देके और उसको संपन्न करते हैं। जी जी। बहुत आपने अच्छी बात कही सर कि प्रकृति से थोड़ा सा जुड़ाव कम हुआ है लोगों का और वो बरकरार रहना चाहिए। आप जब इस विषय में बात कर रहे थे तो मुझे एक स्टडी याद आ रही थी सर। अमेरिका में शोध किया गया, अमेरिका में सबसे बड़ी बीमारी आज वर्तमान में सर ओबेसिटी, जिसको हम लोग मोटापा कहते हैं, ये अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या है और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, और वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है ओबेसिटी। और जब इस विषय में शोध किया गया कि इसके मूल कारणों में वो कारण क्या है जिसकी वजह से इतनी तेजी से मोटापा बढ़ रहा है, तो बहुत से कारण सामने आए सर, जिसमें फास्ट फूड वगैरह का जो खान पान है, पैकिंग वाले चीज़ों का एक बड़ा कारण उसमें देखने को मिला कि वेस्टर्न टॉयलेट, क्षमा चाहता हूँ, एक ऐसा विषय है, पाश्चात्य जो टॉयलेट्स हैं उसके उपयोग वहाँ पर बहुतायत और लगभग सारी जनसंख्या करती थी, तो उसको एक बड़ा मूल कारण पाया गया। और वो कहीं न कहीं थोड़ा सा वही बात आती है जो आपने कहा कि प्रकृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए आदमी को, सुविधाओं का ज़्यादा मोहताज नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, चिकित्सा का क्रम अभी चल रहा था। डॉक्टर साहब की प्रारंभिक शिक्षा उनके मूल जन्म स्थान ग्राम इटार से ही प्रारंभ हुई। वहाँ प्राथमिक शाला में 5वीं तक की शिक्षा डॉक्टर साहब ने ग्रहण की। उसके बाद 5वीं के आगे की शिक्षा के लिए डॉक्टर साहब ने पाड़ादाह मिडिल स्कूल में दाखिला लिया, जहाँ 8वीं तक की शिक्षा उनकी कंप्लीट हुई। तदुपरांत 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा खैरागढ़ में स्थापित विक्टोरिया हाई स्कूल, उस समय कहा जाता था, अभी वर्तमान में डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से आप उसे जानते हैं,
उस विद्यालय में डॉक्टर साहब ने 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। और 12वीं के बाद डॉक्टर साहब ने अपने चिकित्सा संबंधी शिक्षा को लेने के लिए रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का रुख किया, जहाँ से DHMS की डिग्री डॉक्टर साहब ने प्राप्त की। डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये डिग्री डॉक्टर साहब ने रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की। उसके बाद शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर साहब ने सेवा कार्य में अपना रुझान, अपने कार्य का प्रारंभ एक तरीके से कहना चाहिए, नौकरी जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में कहते हैं, उसका उन्होंने प्रारंभ किया। शहडोल में सबसे पहले मुझे याद आता है सर, शहडोल में आपकी पोस्टिंग सर्वप्रथम हुई थी शायद, वो था 1983 के आसपास आपकी पहली पोस्टिंग वहाँ पर शहडोल में हुई। शहडोल में काफ़ी लंबा सेवा कार्य आपने प्रदान किया, बहुत अच्छी चिकित्सा लोगों को मुहैया कराई। उसके बाद कसडोल, छत्तीसगढ़, कसडोल के निकट एक सरवा करके छोटा सा कस्बा है, गांव है सर, छोटा सा ही स्थान होगा, मैंने देखा नहीं। वहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ आपने अपना सेवा प्रदान किया। सरवा के बाद आप सीधे आपने खैरागढ़ का रुख किया सर, और आप खैरागढ़ पधारे। डॉक्टर साहब के सर्विस काल, जिसको सेवा अवधि हम लोग कहते हैं, नौकरी का जो पीरियड है, जीवन का अंश है, उसमें सर्वाधिक समय खैरागढ़ में बीता। मैं सही हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर्वाधिक समय आपने अपनी सेवा खैरागढ़ में ही प्रदान की है। 17 वर्ष, लगभग 17-18 साल से आप अनवरत यहाँ पर लोगों को, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपने खैरागढ़ को ही विश्राम गृह के रूप में आपने सर स्वीकार किया है। सेवा के बाद बात आती है सेवानिवृत्ति की। तो सर्विस के अंत में सर मुझे शायद ध्यान आता है कुछ समय के लिए आपका ट्रांसफ़र दिल्ली राजरा भी हुआ था। हाँ। और उसके बाद आप बहुत सडन, बहुत जल्दी से आप राजनांद गांव आ गए थे, और राजनांद गांव से ही डॉक्टर साहब की सेवानिवृत्ति सन 2022 था। हाँ, 2022 में डॉक्टर साहब की सेवानिवृत्ति हुई। मैंने शिक्षा के बारे में और सेवा अवधि के बारे में आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है। प्रश्नों के क्रम को फिर से हम लोग प्रारंभ करते हैं सर, उस तरफ थोड़ा सर मैं आपको लेकर चलता हूँ। साहित्य की बहुत सारी हमने बातें की सर, प्रेमचंद जयंती की बातें भी हुई, चलो गांव की ओर की भी बातें हुई। आपका बहुत लंबा अनुभव साहित्य से जुड़ा रहा, पाठक मंच की चर्चा भी हुई। एक सवाल उसमें थोड़ा सा खड़ा सवाल, जिसको मैं कहूँ सर थोड़ा सा कड़क सवाल, मुझे क्षमा भी आप करेंगे इस सवाल के लिए। उसमें एक सवाल ये आता है सर कि इन सारे प्रयासों का, इन सारे गतिविधियों का कहीं न कहीं अंततोगत्वा लाभ समाज को क्या मिला और परिणाम निकलकर क्या प्राप्त हुआ सर, इसमें थोड़ा सा आप हमको दृष्टि इसमें थोड़ी सी आप डालने की कोशिश कीजिए। बड़ा स्वागत योग्य प्रश्न है सुनी जी, सबसे बढ़िया प्रश्न है। धन्यवाद सर। और इस प्रश्न के बगैर शायद ये पूरा भी नहीं हो पाता। जी, ये देखिए, साहित्य से जुड़ने का औचित्य जो है जी, मैं बहुत ज़्यादा इसमें प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन कुछ शब्दों में ये बोलूँगा कि साहित्य को समाज का दर्पण भी कहते हैं, साहित्य को समाज का मसाल भी कहते हैं, जिस मसाल के पीछे समाज चलता है। आत्म अवलोकन, आत्मचेतना और एक परिष्कृत समाज की स्थापना में देखिए, किसी भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो धनिक हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, यदि किसी की चेतना किसी तरीके के साहित्य से जुड़ जाता है तो वो इंसान समाज के लिए बड़ा परिष्कृत व्यक्तित्व बनता है।
उसके सोचने समझने की और समाज को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जी। उसकी जो चेतना होती है वो समाज के हित के लिए, समाज की विसंगतियों को दूर करने के लिए और राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता के लिए उसकी चेतना का विकास होता है। जी। इन समग्र प्रयासों का आप आश्चर्य करेंगे सोनी जी। हाँ सर। चलो गांव की ओर का आयोजन हो, हमारा रचना शिविर हो, सस्वर कविता पाठ हो, अंतरशाले जो हमारी गतिविधियों का अंग है जी। इन सब से इस क्षेत्र के गांव में ऐसा वातावरण बना, यदि मैं नाम लूं तो बहुत सारे नाम लिख के भी लाया हूं। हाँ हाँ। इतने सारे लोग रचनाधर्मी बन गए हैं और उनका विचार ऐसा परिष्कृत हुआ है, वो कहानी के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में, जी। नाटक के क्षेत्र में जो विविध आयाम हैं साहित्य के। और मैं एक दो राजनीतिक भी ये हैं जो हमारे पाठक मंच से गए, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उनकी भाषा का परिष्कार, उनके हाव भाव का परिष्कार, सब में साहित्य ने, हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनकी संगत ने भी, मैं कह सकता हूँ, और साहित्य ने उनको ऐसा ढाला है कि निश्चित रूप से वो समाज में अपना स्थान बनाएंगे। और संख्या की दृष्टि से देखें तो संख्या भी कोई कम नहीं है। बहुत सारे लोग, अभी हमने 2023 में प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने एक आयोजन किया बापना भवन खैरागढ़ में। 60 लोग थे उसमें, बच्चे। उसमें से बहुत बच्चे तो इतने अच्छे लिखने लग गए हैं कि वो बहुत जल्दी एक अच्छे रचनाकार बन जाएंगे। और रचना तभी आप कर सकते हैं जब आप किसी चीज को महसूस करेंगे। हाँ हाँ, जी जी जी। समाज की घटनाओं को महसूस करेंगे, समाज को महसूस करेंगे, विसंगति को महसूस करेंगे, कुसंगति को महसूस करेंगे, अच्छे को देखेंगे, परखेंगे, तब तो कुछ लिख पाएंगे। तब तो कुछ लिख पाएंगे। तो ये जो परिखण क्षमता है जी, जी। उसका एक विकास हुआ और बड़ी मात्रा में विकास। बतौर प्रतिभागी 60 बच्चों ने उसमें भाग लिया सर। ये बहुत अच्छी खैरागढ़ में हुआ ये आयोजन। जी जी जी। बहुत बच्चे दूर दूर के आए थे, कवर्धा से आए थे, इधर उधर से सब आए थे। जी जी। उसमें कुछ नाम भी है और कुछ लोगों का नाम तो बड़ा स्थापित साहित्यकार के रूप में हो गया है। हाँ हाँ हाँ। आदरणीय नथु तोड़े जी हैं जी। संकल्प यदु हैं जी। बलराम यादव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जी। इस कड़ी में सर, हालांकि मैं उस क्रम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ सर, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आप ही की जो संस्था है, आपके द्वारा संयोजित पाठक मंच, थोड़ा सा सर मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ कि मेरा जो बचपन का कुछ काल बीता है आपके दाऊ चौरा में, आप जहाँ आप प्रैक्टिस किया करते थे, आप जहाँ चिकित्सा के लिए बैठा करते थे, तो आपके बिल्कुल निकट में मेरा घर हुआ करता था सर। और वो मेरे बचपन का दौर था। अब मैं बहुत छोटा था उस समय, और उस समय मुझे किसी के माध्यम से पाठक मंच के कुछ बैठकों में जाने का अवसर मिला था सर। तो कहीं न कहीं वो साहित्य में मेरी रुचि भी बढ़ी, रुझान भी हुआ, और मुझे बहुत मूल जानकारियाँ, ज्ञान की वहाँ से प्राप्ति हुई, और बहुत सुधार वहाँ से मुझे प्राप्त हुआ था सर। उसमें आप भी उपस्थित थे, उसमें डॉक्टर जीवन यदु राही साहब भी थे, और उस समय चंदेल साहब भी, ईश्वर उनको सदगति प्रदान करे, चंदेल साहब भी उस समय सशरीर उपस्थित थे, और सभी का सानिध्य मिला था सर। तो समाज में तो बहुत प्रभावी रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरे जीवन में भी आपकी संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। ये अच्छी जानकारियाँ आज डॉक्टर साहब के माध्यम से हमारे दर्शकों को देखने को मिल रही है। सर बहुत सारे दर्शक खैरागढ़ की आपको देख रहे हैं, लाइव कार्यक्रम है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको देख रहे हैं, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। खैरागढ़ की ओर थोड़ा सा रुख करता हूँ सर। आप खैरागढ़ के मूल निवासी हैं, इसी माटी के लाल हैं। सर खैरागढ़
में बहुत लंबा अरसा आपका बीता, जन्म यहीं हुआ, तो सर खैरागढ़ के अतीत में, अतीत को लेकर वर्तमान तक की यात्रा खैरागढ़ से संबंधित आप कैसा देखते हैं? अतीत से जुड़ा हुआ पहले कैसा था, वर्तमान में कैसा है, और उस कंपैरिजन में अंतर में आपको कहीं कुछ निराशा है या आकांक्षाएं हैं या कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, और भविष्य को लेकर खैरागढ़ में क्या क्या संभावनाएं आपको नज़र आती हैं सर? थोड़ा सा आप इस बारे में। देखिए, अब खैरागढ़ के पास इटार और खैरागढ़ से हम लोगों का जुड़ाव रहा है। शिक्षा भी यहाँ पूरी हुई है जी। तो खैरागढ़ को आज तो मैं बड़े विकास परक नगर के रूप में देखता हूँ आदरणीय सोनी जी। और इसका भविष्य भी बड़ा उज्जवल दिखता है मेरे को। रेलवे की संभावनाएं हैं, शिक्षा हब है, चिकित्सा व्यवस्था में जो अभी बहुत सारे सुधार आए हैं, उस लिहाज से खैरागढ़ में अभी कुछ वर्षों में बहुत परिवर्तन आए हैं। यदि हम बहुत पुराने और बुजुर्ग लोगों को आज खैरागढ़ ला के दिखा दें या खड़ा कर दें तो शायद उनको इस परिवर्तन से आश्चर्य होगा। जी। इस तरीके से परिवर्तन हुआ है, हम लोग भी महसूस करते हैं उसको। लेकिन खैरागढ़ की अपनी एक गंगा जमुना तहजीब भी था कि ये नगर सबको अपने में आत्मसात किया, जी, सबके विकास में योगदान दिया, और यहाँ एक रिश्ते की खुशबू थी इस नगर में। क्या बात है सर। और रिश्ते की जो खुशबू थी सोनी जी, वो मेरे ख्याल से इस नगर का सबसे बेशकीमती और ताकतवर चीज़ है। जी। मैं खैरागढ़ के लिए 2 लाइन बोलता भी था कि घर अलग अलग, रिश्ता है नेक, रिश्ता है एक, देखो एक खैरागढ़िया मल्ला कते खेमन नेक। हम अलग अलग घरों में रहते हैं लेकिन हमारे में एक रिश्ता। कितनी सुंदर बात है सर। जी। है ना? जी। तो विकास तो हो जी। लेकिन कहीं हम गला काट, अच्छा विकास क्या खाली खैरागढ़ का नहीं, वो तो एक व्यापक कार्डों से विकास होता है। तो जब विकास होता है तो उसके साथ समाज में कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो उन समस्याओं में हमारा खैरागढ़ का जो ये तहजीब है जी, वो न खो जाए, ये न विलुप्त हो जाए, और हम बड़े अर्थ के पीछे भाग के, क्या होता है कि ये दोनों एक विरोधी बातें हैं जी। विकास अर्थ और आपके रिश्ते भावनाओं के साथ चल नहीं पाता। वहाँ हम ज़्यादा थोड़े से उस दिशा में चल पड़ते हैं। तो ये चीज़ ना खो जाए। तो ये नगर सच में बहुत ही अपने आप में दुर्लभ और श्रेष्ठ नगर है, जहाँ रिश्ते की खुशबू के साथ लोग आपस में निवास करते हैं और बड़ा भाईचारा रहता है। इस बात की हम लोग भी चर्चा करते हैं सर। हम लोग कभी कहीं कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में बाहर निकलना होता है तो बाहर जाके ये एहसास होता है कि सर हम कहाँ रहते हैं। बहुत बाहर का माहौल, कहाँ जहाँ ज़्यादा दूर जाएंगे सर, भिलाई रायपुर निकट के नगर में ही जाएं तो लोग पड़ोसी नहीं पहचानते को पहचानते नहीं वाली स्थिति है। और हमारे यहाँ आपने कहा बिल्कुल वो चीज़ आज भी बरकरार है कि 2 वक्त ना कहूँ मैं, 2 दिन का भोजन आप पड़ोसी के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थिति आज भी यहाँ आज भी है खैरागढ़ में, ये विशेषता है अभी। हाँ 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 सर। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ा, मैं आपके विषय में सर बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ने की कोशिश की। आपके साथ आज मेरा साक्षात्कार होना था। तो सर मैं आपसे ही सीधे पूछना मैंने मुनासिब समझा कि आपके जीवन का कहीं कुछ ऐसा रोचक कोई प्रसंग आप सर हमारे मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहें। कोई बढ़िया ऐसा कोई प्रसंग है? आदरणीय सोनी जी, मैं अपने जीवन में नशा और दुर्घटना जी, ये दोनों के प्रति बड़ा संवेदनशील हूँ। 2014 में
जब ये दुर्ग मार्ग बन रहा था, हम्म, मैं मीटिंग से लौट रहा था। मेरे पास छोटी गाड़ी थी, ब्लेजर। जी उससे मैं 6-7 बज गया था, धूल उड़ रहा था। पीछे से एक गाड़ी आया और मेरे को मारा। मेरे को तो ऐसा लगा कि कोई बिजली कौंधा है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। टू व्हीलर में थे सर आप? मैं टू व्हीलर ब्लेजर में में, था जी जी। और गिर गया। एक साथ मेरे 5-6 पसलियाँ टूट गई। टूटने के बाद सब सामान बिखर गया। बिखरने से मैं वहाँ पड़ा रह गया। जी कुछ लोग आते थे सोनी जी, देख के चले जाते थे। मैं उनसे निवेदन किया कि भैया मेरे तरफ खिसका दो आप लोग, कहीं कोई गाड़ी आके कुचल दे, मार आपने दे। स्वयं कहा उनसे? मैं स्वयं कहा, जी जी। लेकिन पता नहीं क्या दुर्भाग्य था। मैं अपना परिचय भी दिया। वो छूने से डरे, अब खून था, बहुत हालत ख़राब थी, तो हो सकता है कि वो उस भय के कारण शायद सहायता ना दिए हों। ओहो। फिर दूसरे तीसरे में एक आदमी आया, वो धीरे से खींच के किनारे किया। उतने में फिर घर से श्रीमती जी का फ़ोन आया, आपको बहुत लेट हो गया है, आप नहीं आ रहे हैं। तो फिर मैं उनको सूचित किया कि भाई मेरी दुर्घटना हो गई है, मेरे को सहायता की ज़रूरत है। और तो फिर उसके बाद सब कर्म चला। जी तो मेरा ये कहना है कि आज हम पेपर उठाते हैं, देखते हैं रोज़ 2-4 दुर्घटना होता है। जी जी। आज मशीनरी परिष्कृत हो गया है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं और अपेक्षाकृत गाड़ियों में बहुत सुधार हो गया है, सुविधाएं बढ़ी हैं। सुविधाएं बढ़ी हैं, जी। टेक्नोलॉजी में सुधार हो गया है। इतना दुर्घटना क्यों? जी जी। तो मेरे को लगता है कि आज जरूर कहीं ना कहीं एक उच्छृंखल मानसिकता हो या नशे के हम किसी तरीके से गिरफ्त में है। गिरफ्त में हों, जी। जिसके कारण हमारा दिमागी संतुलन उस ढंग से नहीं है। जहाँ हमको रफ्तार में नहीं रहना, हम रफ्तार में जा रहे हैं। तो इसमें मैं एक सुधार के लिए आशान्वित हैं सर आप। आशान्वित हूँ कि इसमें थोड़ी सुधार होनी चाहिए। कभी कभी एक्सीडेंट से किसी का घर ही उजड़ जाता है, बिल्कुल। किसी का एक बच्चा है, सामने वाले के थोड़ी से नशे के कारण, थोड़ी सी मदानता के कारण, मदोन्मत्त होकर चलने के कारण उसका पूरा घर उजड़ जाता है, एक दुख का पहाड़। तो इसमें सुधार होनी चाहिए। और दूसरा, दुर्घटना के समय मोबाइल को जो हम लोग लॉक रखते हैं, कभी कभी होता है सोनी जी, मैं उस दिन महसूस किया कि यदि मोबाइल लॉक रहता तो शायद मेरे को सहायता नहीं मिल पाती और पता नहीं क्या होता। तो हमको ऐसे समय में मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते हम लोग जी। तो इस समय के लिए मोबाइल को भी अपने कोई ऐसी व्यवस्था ही रखनी चाहिए कि हम सहायता कर सके या कोई सहायता कर सके। उसको लॉक रखना, कई बार मैं भी अपने जीवन में देखा, हम मदद करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, मोबाइल लॉक रहता है, असहाय हो जाते हैं। असहाय हो जाते हैं। यदि दुर्घटना जिसके साथ हुआ वो यदि अचेत अवस्था में है तो फिर वो उसके मोबाइल से संपर्क भी नहीं कर। गाड़ियों के चलाने के समय थोड़ा सा किसी भी तरीके से ये व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई वो किसी को क्षति ना पहुंचा सके, अपने को क्षति ना पहुंचा सके, और इसमें कमी आनी चाहिए। आजकल खूब बढ़ गया है। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। ये दुर्घटना 2014 में हुई थी, आपने बताइए कहाँ पर घटित हुई थी सर? ये बस चंद्री मंदिर के पास ही गिरा अच्छा, था। वहीं पर। ये पक्ष शायद बहुत लोगों को जानकारी में नहीं होगा सर, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी। बहुत अच्छी जानकारी और बहुत सीखने वाली चीज़ है सर। आपने बहुत प्रेरणादायक, आपके लिए बड़ा दुखद रहा और शायद आप उस चीज़ से निकल भी गए, लेकिन बड़ा प्रेरणादायक घटना भी उसको कहा जाए। 2-3 सवालों का क्रम मेरा बस बचा हुआ है सर। बिल्कुल अंतिम कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के। देखिए, मैं दर्शकों को पुनः बताता चलूं, डॉक्टर प्रशांत झा जी से आपकी आज भेंट मैं करवा रहा हूं। डॉक्टर साहब का साहित्य में शुरू से ही, बचपन से ही बहुत गहरा जुड़ाव रहा। बहुत अच्छी इनकी रुचि साहित्य में हमेशा से रही। एक बात जो मेरी जानकारी में है सर, डॉक्टर साहब जब कक्षा 8वीं में अध्ययनरत थे, उस समय डॉक्टर साहब ने उपन्यास की रचना कर ली थी।
सर आपको नाम तो याद आता है, नामकरण शायद आपने नहीं किया था, लेकिन उपन्यास का पूरा देखिए उपन्यास लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। कहानी, कविता, शेरो शायरी, छोटी चीज़ों की रचना आप कर सकते हैं, लेकिन उपन्यास लिखना अपने आप में सहज कार्य नहीं है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हम लोग तो इस चीज़ को देखते हैं सर। 8वीं कक्षा का बच्चा उपन्यास यदि लिख रहा है तो ये बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है, उपाधि है। खैरागढ़ पाठक मंच का संयोजन भी आप बहुत अच्छे भली भांति आप कर रहे हैं सर। एक ज्ञान मित्र योजना भी मुझे ध्यान में आता है आप लोगों ने चलाया था सर उसी क्रम में। थोड़ा सा ज्ञान मित्र योजना के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ हाँ, सोनी जी मैं कुछ डॉक्यूमेंट लाया था। हाँ, देखिए ये ज्ञान मित्र का पूरा एक डॉक्यूमेंट है जी, जिसमें पूरे नाम हैं ये। हाँ सर, हाँ, और उनका पता है जी जी। तो ज्ञान मित्र हम लोग फिर जब गांव में जाके और ये आयोजन संपन्न करने लगे तो हम लोगों को ये लगा कि भाई हमको कोई पेपर्स पहुंचाना है गांव में। जैसे हम साहित्य ये हिंदी साहित्य सम्मेलन का जी प्रेमचंद जयंती का आयोजन करना है, कोई प्रारूप तो ये प्रारूप है, ये प्रारूप को पहुंचाने के लिए हाँ हाँ, इसकी आवश्यकता तो है गांव में ये जी जी। तो उसमें फिर हम गांव के नवयुवकों से संपर्क किए और वो अपनी अच्छी सहभागिता इसमें निभाए और उनका सहयोग मिला जी। तो हम 86 जी ये 86 जी ये कोकाबोड़, खैरागढ़, सिंगारघाट, सुतिया, मुरपाट, डामरी, चौड़ागांव, बोरईडी, सांकरा, बरपेला, टोला, पाणादा, धौरा भाटा, ऐसा खजरी, दिलीपपुर, गुमका, घुटिया, रंगा कठेरा संपर्क किए। वो हमारे को साथ दिए तो उनका एक हमारे पास नाम भी है जी, पूरी सूची उनका सूची है, टेलीफोन नंबर है, गांव है। और जैसे हम उनको सूचित करेंगे कि भाई ये प्रोफार्मा है हम आपको भेज रहे हैं, इसको अमुक तरीके से आपको गांव में देना है, फैलाना है, कार्यान्वित करना है, तो वो सहयोग करते हैं और इसमें कोई पारिश्रमिक नहीं है। अच्छा, तो पूर्णतः सेवा भाव से और ये बड़ी अच्छी टीम और अच्छे सेवा भावी लोग। और आज भी सारे ज्ञान मित्र जो हैं हमारे जो बंधु हैं, साथी हैं, वो अभी भी कार्य कर रहे हैं सर। अभी कार्य करने का ये है कि जब अभी कुछ लोग बदल गए हैं, हाँ, कुछ से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जो लोग हमारे से जुड़े हैं और कभी कभी ऐसा होता है तो उनसे हम लोग अपना काम निकालते हैं। मैं बताना चाहूँगा ज्ञान मित्र एक ऐसा कार्यक्रम रहा पाठक मंच खैरागढ़ का जो लगभग 80-90 मुझे लगता है कि शायद लगभग 100 गांवों तक आप लोगों की पहुंच रही। हाँ। और 100 गांवों में आपने 100 ज्ञान मित्र का पूरा फौज खड़ा किया था। एक बहुत बड़ी गतिविधि के रूप में देखा जाता है सर ज्ञान मित्र। मैंने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया, जन्म के बारे में बताया, सेवा काल के बारे में भी मैंने आपको विस्तार से बताया। एक चीज़ जो जीवन का बहुत प्रमुख अंग है, मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया था। चलिए हम रूबरू होते हैं डॉक्टर साहब के परिणय सूत्र के विषय में, जिसको हम लोग विवाह भी कहते हैं। 12 फरवरी 1989 के दिन डॉक्टर प्रशांत झा जी का विवाह वर्तमान में फरीदाबाद दिल्ली आपका ससुराल बना था सर। फरीदाबाद निवासी श्री गिरीश झा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला झा जी, उनकी पुत्री थी वंदना झा। उन्हीं की पुत्री वंदना झा जी के साथ आप परिणय सूत्र में बंधे, आपका विवाह संपन्न हुआ और वंदना झा जी को बतौर पत्नी आपने स्वीकार किया था सर 12 फरवरी 1989 के दिन। वर्तमान में मैं यह भी बताता चलूं कि डॉक्टर प्रशांत झा जी 3 संतानों के पिता हैं, अपने परिवार के मुखिया हैं। 3 संतान, पत्नी और स्वयं, ऐसे 5
लोगों का भरा पूरा परिवार है सर, और मुखिया के दायित्व में आप बिल्कुल अग्रसर हैं। चलो गांव की ओर लगभग 15 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है सर। और इस क्रम में अब मैं आप आ चला हूँ सर, आपके सम्मान आपके बहुत सारे सेवा काल में भी हुए। इस अवधि में बहुत सारे सम्मान हुए, उसका क्रम इतना लंबा है कि मैं यदि विस्तार से बताता चलूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। कुछ मुख्य सम्मान डॉक्टर साहब ने जो प्राप्त किए हैं उनकी चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि सम्मान जीवन का बड़ा प्रमुख अंग है और बड़ा सार तत्व है। आसान नहीं होता है किसी सम्मान को किसी मंच पर प्राप्त करना। सर्वप्रथम मैं जिसके बारे में डॉक्टर साहब अभी आपको कुछ देर पहले बता रहे थे, मैं उसी संस्था उसी मंच की बात करता हूँ। ये बात था सर शायद 2024 का। छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन रायपुर में हुआ था। वहाँ सम्मेलन पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था सर। 2023 सम्मेलन पुरस्कार 2023 से आपको पुरस्कृत किया था। इसको आप अपने जीवन काल का सबसे बड़े सम्मान के रूप में आप देखते हैं और हम लोग भी पाते हैं सर। और उसकी पूरी भूमिका तो आपने बता ही दी। हिंदी साहित्य सम्मेलन मैं भी परिचित नहीं था सर। उसके बाद 2024 में ही मई के महीने में बख्शी साहित्य गोष्ठी करके आयोजित हुआ था राजनांदगांव गांव में सर। वहाँ बतौर साहित्यकार आपका सम्मान किया गया था। वो एक सम्मान के क्रम में मुझे ध्यान आता है। ये 2024 की बात हो गई। थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूँ। 2019 में आपका छत्तीसगढ़ आपके विभाग में आपके चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी बहुत उपलब्धि रही सर। उसके लिए आपको एक सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ के द्वारा आपको रायपुर में सम्मानित किया गया था सर। वो शायद चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन था। ऐसा मुझे ध्यान में आता था। चौथा ऐसा कुछ महाअधिवेशन जिसको कहा जाता है। वहाँ आपको सेवा सम्मान पत्र प्रदान करके बेहतर सेवा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आपको सम्मानित किया था सर। ये कुछ सम्मानों के क्रम से मैंने आपको परिचय करवाया है। डॉक्टर साहब के घर यदि आप कभी जाएं तो पूरी गैलरी भरी हुई है सम्मानों के साथ। मैंने उसको बिल्कुल देखा है। सारे ट्रॉफियों की, सारे प्रमाण पत्रों की चर्चा कर पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए अंत में सर यदि आपकी अनुमति हो तो एक दो निवेदन मैं आपसे और करूंगा सर। बस उसके बाद फिर आज के कार्यक्रम को हम लोग विधिवत कार्यक्रम का समापन करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करता चलूं। हमारे दर्शक बहुत देर से जुड़े हुए हैं। खैरागढ़ की जनता को सर बतौर चिकित्सक, बतौर समाज सेवक, बतौर साहित्यकार आप अपने 2 आशीर्वचन और अपने सुझाव आप जनता को सीधे आप इस मंच के माध्यम से प्रदान करें सर। सोनी जी, खैरागढ़ के नागरिक होने के नाते मैं ज़रूर खैरागढ़ को कुछ संदेश देने की ताकत रखता हूँ। हाँ जी। एक चिकित्सक के नाते और साहित्यकार के नाते शायद मैं अपने को उस स्थिति में नहीं पाता, लेकिन एक नागरिक होने के नाते अवश्य उनको कुछ बातें कह सकता हूँ। एक तो ये है कि हमको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण सजग रहना चाहिए। होता ये है सोनी जी कि मैं चिकित्सक हूँ, मेरे को पता है, मैं चिकित्सक हूँ तब भी बता रहा हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को भाई अमुक तकलीफ है, लेकिन हम लोग आम तौर से अपने जीवन के क्रम में स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी उसको अंतिम क्रम में रखते हैं जी। चलो भाई आज दिखा लेंगे, कल दिखा लेंगे, चलो आज हम कुछ ले लेते हैं, आज कुछ खा लेते हैं, कल छोड़ेंगे। बड़ा सहज ले लेते हैं सर। सहज ले लेते हैं। तो स्वास्थ्य का जो धन है उसको संभाल के रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। कुदरत ने हमको अपने को बर्बाद करने के लिए नहीं भेजा है जी। और मैं यही निवेदन करूंगा
कि स्वास्थ्य के प्रति हमको सचेत रहना चाहिए और सचेत रह के सुझाए हुए मार्गों में हमारे विद्वान चिकित्सकों द्वारा बताई गई विधियों में चलना चाहिए, जिसमें मैं कमी पाता हूँ तो उसमें हमको सजग रहने की बात है। दूसरी बात है, ये तो वृक्षों की नगरी है, यहाँ तो पहले नीम के इतने सारे झाड़ थे जी जी, और शुद्ध ऑक्सीजन ऐसे मिलता था। बड़े हमारे यहाँ अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी हुए, अच्छे स्वास्थ्य के धनी लोग हुए, ऊंचे पूरे लोग थे। तो थोड़ा सा अपना ऋतुचर्या और दिनचर्या को भी संभाल के और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है इस समय। हम चाहते हैं सर, आप क्षमा चाहते हैं, आपकी उस बात से हम लोग थोड़ा सा असहमत हैं सर कि आपने कहा कि साहित्यकार के रूप में मैं स्वयं को नहीं देखता हूँ, लेकिन हम लोग बहुत प्रतिष्ठित और बड़ा स्थापित साहित्यकार के रूप में आपको पाते हैं सर, चिकित्सक के रूप में तो पाते ही हैं। तो मैं स्वयं भी चाहता हूं सर, और ये पूरा मंच चाहता है कि आप कोई आपकी किसी रचना का वाचन इस मंच के माध्यम से यदि कर सकें तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी सर। एक चीज मैं इस वाचन के पहले अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा पाठक मंच के बारे में और चलो गांव की ओर में बहुत संक्षिप्त एक चर्चा और करनी है मेरे को जी। कि पाठक मंच के गठन के समय आदरणीय सोनी जी, महावीर अग्रवाल जी थे, यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानित केशव सिंह जी के यहाँ उनका निवास था। उनके समय सापेक्ष पत्रिका खैरागढ़ से निकला जी। उस समय सक्रियता से आदरणीय जीवन यदु जी, स्वर्गीय गोरेलाल चंदेल जी जुड़े रहे और पाठक मंच को इन्होंने स्थापित किया। उसके बाद निरंतर चलता रहा। फिर ये बीच में तो जो अभी नया आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये हमारे पाठक मंच के समस्त सदस्यों के सहयोग से संपादित होता है जी। दूसरी बात, मैं इस पूरे आयोजन में स्वर्गीय गोरेलाल चंदेल जी का नाम अवश्य लेना चाहूँगा, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम लोगों को काफ़ी मिला और उनके मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम बड़ी अच्छी गति से और सफलतापूर्वक हुआ। डॉक्टर जीवन यदु जी का नाम और मैं समस्त पाठक मंच के सदस्यों का नाम बहुत जल्दी लेता हूँ। आदरणीय कमलाकांत जी पांडे, टी.के. चंदेल, टी.ए. खान, विनय शरण जी, संकल्प यदु, नथु तोड़े जी और बलराम यादव, सुविमल श्रीवास्तव, कार्यालय सहायक के रूप में हमारे जीवेंद्र ठाकुर और नागवंशी, इन सब का सहयोग हर कार्यक्रम में हमको मिला है। अब मैं आपको अपनी रचना के बारे में 2 लाइन ही, कोई एक रचना, बस एक 2 लाइन सुन लीजिए जल्दी से। आपको ये थोड़ा सा क्रम गड़बड़ा गया मेरा। नहीं आप आराम से। हाँ 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 हाँ, ये यहाँ लेके आया हूँ। हुआ ये सोनी जी कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा। हाँ सर। और गांव में जो एक रिश्ते की महक है उसको बड़ी शिद्दत से महसूस किया जी। तो मैं गांव के लिए ही 2-4 पंक्तियां लिखा हूँ, उसको मैं बस 2-4 पंक्तियां आपको स्वागत सर, सुनाता हूँ। स्वागत। और इसका शीर्षक है मोर एक ठन सुंदर गांव। मोर एक ठन सुंदर गांव। गांव। इटार ओकर नाव, इटारो करना। अब खोजत हूँ जुन्ना गाँवला, अमरैया के छाँवला, जहाँ होए हंसी ठिठोली, लइका मन झूले रचोली। आम के वृक्ष के नीचे जब बच्चे लोग रचोली झूलते थे, वो दृश्य आज भी मेरे को बड़ा पसंद आता है और उसको मैंने लिखा जी। ककरो घर के आगी, ककरो घर के साग, अलग अलग घर फिर रहीन एक साथ। गांव में ऐसी रिश्ता था और ऐसा जीवन यापन था सोनी जी कि सुबह यदि मेरे को अपने घर में आग जलाना है, दूसरे के यहाँ से हम आग मांग के लाते थे, आगी दे,
जी। उसके यहाँ से अंगार लाते थे और अपना चूल्हा सुलगाते। कंडे में कितनी सुंदर परंपरा रही है इतनी सर। सुंदर परंपरा रही है। और गांव के जो ताकत है सोनी जी, वो यही था। मैं एक आध लाइन और सुना दूं। हाँ सर, स्वागत है। गांव में एक जन रहे धारण सियान, एक मुखिया रहता था। गांव भर तुलसी जल और दौना मितान, आपस में रिश्ते से हम लोग गूंथे रहते थे। जी। कोई तुलसी जल, कोई दौना, कोई मितान, कोई कक्का और काकी। ये गांव की खूबसूरती थी और ये ताकत था। हाँ सर। कितनी भी अभाव हो, कितनी निर्धनता हो, कितनी अशिक्षा हो, जी। कितनी रुग्णता हो, लेकिन हमारा आपस का जो सामंजस्य था वो सारे चीज को हर लेता था। हर लेता था। और जीवन गांव का इसीलिए महकता था। जी। एक परंपरा और थी सोनी जी, जब गांव की बेटियां विदा होती थीं और ससुराल जाती थीं तो सब के सब पहुंचाने जाते थे। अब तो गाड़ियों से चल देते हैं। कहाँ तक? गांव के बाहर तक। गांव के बेटी ससुराल जाए, गांव भर मेड़ों तक पहुंचाएं। सब लोग जाते थे और आशीर्वाद, बेटी ते बने रही बे घर में, वहाँ ऐसे कर बे, और सब दुखी रहते थे। घर के बेटी की विदाई और सबके आंखों में आंसू भर जाए, सब लोग द्रवित हो जाते थे। जी। ये रचना था, है काफी लंबा। मैं इसको हाँ हाँ। अंत में जो इसका अंत है उसको भी आपको सुना दूं। बीच को अभी छोड़ देता हूं, समय की भी अपनी मर्यादा है। हाँ सर, आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं सर। जी। भाई, पैसा बड़ा है नहीं, रिश्ता है सुख की थाथी। भैया हो, पैसा बड़ा नहीं है, रिश्ता है सुख की थाथी। रिश्ते की तेल में अपनापन की बाती, यह सुख सदैव आलोकित रहे, यह मेरी अंतिम पाती है। हम अपने रिश्तों को जिए। पैसा तो अपनी जगह है ही है, यदि हम रिश्तों में जीते हैं और वो प्रकाशमान रहता है। मैं जब गांव में रहता था सोनी जी, और किसी बीमार के यहाँ जाता था तो उसको घेर लेते थे गांव भर के, और उसको इतना दुलार और पुचकार करते थे, पूछते थे, बाबा तो मुड़ी पिरात है का? जी। तो किसे लगे थे? आधा बीमारी उसका ऐसी दूर हो जाता था। जी। उसको मैं इन पंक्तियों में लिखा था। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। बहुत मार्मिकता भरी हुई है इन पंक्तियों में सर। आपने जो बात कही बेटियों को लेकर, और आपने वो कंडे पर आग लेने की जो बात आपने उसमें लिखी है अपने लेख में, वो बहुत मेरे भी हृदय से जुड़ा हुआ एक विषय रहा है सर। और थोड़ा सा हम भी उस दौर के बच्चे हैं कि उस परंपरा को थोड़ा सा देखने का अवसर मुझे भी मिला है सर। बहुत बचपन में ऐसा ध्यान में आता है, वो परंपरा हमने भी देखी है। बेटियों को मेड़ तक छोड़ने वाली बात आपने कही, कितनी सुंदर आपके लेख का वो अंश रहा। उसके बाद आपने कहा वो लाइन, मैं उसको लिख भी रहा था सर, पैसा बड़ा नहीं, रिश्ता है सुख का थाती। ये बड़ा खूबसूरत लाइन मुझे लगा, मैंने उसको नोट करके रखा है सर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अंत में एक आग्रह है सर, पूरे इस मंच की ओर से, कलाकारों की दुनिया स्टूडियो की ओर से, हमारी इस संस्था के लिए आपके कुछ आशीर्वचन और आपके सुझाव भी हम चाहते हैं सर। हमको यदि आप कुछ सुझाव देना चाहें तो आप इस मंच के माध्यम से। देखिए, मैं आपकी इस पूरे स्टूडियो को आज देव अलंकरण की संज्ञा देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सोनी जी, इसलिए नहीं कि आपने मुझे बुलाया और परिचय करवाया जी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से, अपितु इसलिए कि मैं इसमें आप लोगों की बड़ी सकारात्मक भूमिका और एक साहित्यकार में जो संवेदना रहती उसको पाता हूँ जी। और उस संवेदना को मैं कहाँ पाया? जब आप परिचय के क्रम में मेरे दिवंगत माता पिता का नाम लिए, वो मेरे लिए रोमांचकारी रहा। मेरे बुजुर्ग 90 साल के ससुर
और मेरी बुजुर्ग, मेरी सास जो दिल्ली में हैं, जी हाँ जी, जब वो सुनेंगी कि खैरागढ़ के एक स्टूडियो में एक छोटे से क्रियाकलाप के कारण उनके दामाद में उनका नाम आया, तो उनको जो अपार खुशी मिलेगी सोनी जी, हृदय से ये आपका सच में देव अलंकरण है और धन्यवाद आपके एक साहित्यिक सकारात्मक भाव है। जी। इसको मैं बहुत ही बड़ा चीज मानता हूँ। बहुत ये इस स्टूडियो की सफलता के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, एक चीज और बताऊं मैं आपको। जी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, इसकी रचना कर दी थी। हाँ लेकिन इसको प्रसिद्धि मिलने में कितने साल लग गए, इसको आप लोग कभी इंटरनेट में सर्च करके देखेंगे। क्यों लग गए? कि उसको कोई बाहर लाने वाला नहीं मिला, प्रसार का माध्यम नहीं प्रसार का माध्यम नहीं मिला। और जब प्रसार का माध्यम मिला तो वर्षों वर्ष कट चुके थे। जी जी जी, तो सोनी जी, इस तरीके से जो कार्यक्रम है उसमें कौन कब कितना प्रसारित हो जाएगा और उसकी प्रतिभा से कितना समाज को और देश को फायदा होगा, जी जी, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। मुश्किल है। हम लोग तो खैर बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों से नहीं, लेकिन कभी न कभी इस स्टूडियो की इस बात के लिए, उपलब्धि के लिए जाना जाएगा। हाँ सर, ये तकनीक का बड़ा लाभ है सर, कि हो तकनीक सकता का है कि इस कार्यक्रम को, ये लाइव कार्यक्रम है, हो सकता है आपके ससुराल पक्ष में भी लोग बैठकर अभी हो इस तो देख रहे होंगे, कार्यक्रम को देख रहे होंगे और उनका खुशी का आज क्या ठिकाना होगा। बहुत हृदय से इस मंच की ओर से, कलाकारों की दुनिया स्टूडियो की ओर से मैं आपका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं सर, इन बातों के लिए, इन शब्दों के लिए। आपने देव अलंकरण के रूप में परिभाषित किया। यह आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है सर। बड़ा संजो कर, सहेज कर हम लोग इसको रखेंगे और इसकी गरिमा को बरकरार रखने का शपथ आपके सामने मैं लेता हूं सर। सदैव इसकी गरिमा को, इन शब्दों का मान हम लोग रखने की कोशिश भरपूर करेंगे। ये थे डॉक्टर प्रशांत झा जी। आज शुक्रवार का दिन था, खैरागढ़ रत्न का आज दिन होता है। चलिए, अब आज आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। फिर से अगले शुक्रवार को खैरागढ़ के रत्न इस कार्यक्रम को लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। आपको फिर किसी नई शख्सियत से भेंट करवाऊंगा, आपके इसी नगर के, इसी माटी पुत्र के, यहीं इसी नगर के जन्मे किसी व्यक्तित्व से आपकी भेंट करवाऊंगा और बहुत विस्तार से फिर से चर्चा होगी। अपेक्षा करता हूं आप पुनः जुड़ेंगे, फिर से आपका साथ हमको मिलेगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। क्षमा करिएगा, छोटा सा एक चीज़ छूटा था, वो पूर्ण करना आवश्यक है सर। हम लोगों ने एक छोटा सा सम्मान आपके लिए सर, बहुत छोटा सा सम्मान तैयार करवाया है। वो इसी मंच पर लाइव कार्यक्रम में मैं उसको आपको प्रदान करना चाहता हूँ। आप बैठे रहेंगे मैम। ये थे डॉक्टर प्रशांत झा जी। चलिए, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से अगले शुक्रवार को किसी नए खैरागढ़ रत्न के साथ आपकी भेंट करवाऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। सबसे पहले मैंने डॉक्टर साहब ने जो बात कही वही बात कही, स्वस्थ रहिए और प्रकृति से जुड़िए। डॉक्टर साहब की बात मैं उसमें जोड़ता हूँ, प्रकृति से जुड़िए। संसाधनों से, सुविधाओं से ज़्यादा प्रेम ना करिए, प्रकृति से जुड़िए, मेहनत करिए, खुश रहिए। खुश रहना परम आवश्यक तत्व है, तभी आप कुछ और कर पाएंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। धन्यवाद।